हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास के दूसरे भाग के बारे में। पहले भाग में हमने आपको बताया कि 1600 से लेकर 1853 के मध्य कौन कौन से एक्ट लाए गए, उन एक्ट्स में क्या क्या प्रावधान किया गया, कौन कौन से प्रावधान परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सारे बिंदुओं पर हमने बात की। आज के इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 से लेकर 1935 तक के सारे अधिनियम एक्ट्स के बारे में, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये अधिनियम क्या कहता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं बातों पर बात करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं या जानकारी के लिए भी ज़रूरी हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। तो 1858 में लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो 1858 में लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उनके शासनकाल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1818 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। इसे ही भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1858 कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो देखिए, पहला प्रावधान क्या है। पहला प्रावधान ये है कि इस एक्ट के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। तो इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखें कि किस एक्ट के तहत भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर उसको ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। तो वो कौन सा एक्ट या अधिनियम होगा, 1858 अधिनियम। तो इसे याद रखें। अगला पॉइंट ये है कि इस प्रकार चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव थे। तो चार्ल्स वुड के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन प्रथम भारत सचिव है। तो कौन है, चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव थे। भारत सचिव को भारत मंत्री भी कहा जाता था, तो इस बात को भी याद रखें। अगला पॉइंट ये है कि भारत सचिव अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा, जिसे भारत परिषद कहा जाता था, की स्थापना की गई थी। तो भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित रूप से गृह सरकार के नाम से भी जाना जाता था। तो इस बात को भी याद रखें। हालांकि ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। चार्ल्स वुड प्रथम भारत सचिव थे, यही प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया। अगला पॉइंट ये है कि भारत सचिव तथा उसकी परिषद के सदस्यों के वेतन अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। इस एक्ट के तहत भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों के वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। तो ये भी इस एक्ट का प्रावधान था। अगला पॉइंट ये है कि इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब क्योंकि गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा, इसलिए उसे वाइस राय कहा जाने लगा। जैसे वाइस प्रिंसिपल होता है, उसी तरह वाइस राय होता है। राय का मतलब होता है राजा। अब चूंकि भारतीय गवर्नर जनरल ब्रिटिश राजा का एक प्रतिनिधि है या उपराजा हम कह सकते हैं, तो इसलिए वाइस राय उसे कहा गया। तो इस बात को भी याद रखें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे, अतः उन्हें ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि कौन भारत का प्रथम वाइसराय था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे। तो इस बात को भी याद रखें। अगला जो अधिनियम है उसको देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस एक्ट की महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे इस एक्ट के तहत वाइसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत वाइसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला पॉइंट्स देखते हैं कि इस एक्ट की और कौन कौन से प्रावधान हैं। तो इस एक्ट का अगला प्रावधान ये था कि इस एक्ट के द्वारा ही भारत में विभागीय प्रणाली अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि किसने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की, तो लॉर्ड कैनिंग ने। और किस एक्ट के द्वारा की गई, तो 1861 के अधिनियम द्वारा। तो इन पॉइंट्स को याद रखें। अगला पॉइंट्स ये है कि संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 1861 का अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया।
तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखें। अगला अधिनियम देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इस एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है, कह दिया जाता है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का प्रावधान किया गया। तो अधिकार कब प्रदान किया गया बजट पर बहस करने का? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला अधिनियम देखते हैं, अगला एक्ट कौन सा है उसको देखिए। तो अगला एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम है, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। जैसे इस अधिनियम को तत्कालीन भारतीय सचिव मॉर्ले और वाइसराय मिंटो के नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये बात भी याद रखें। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है? तो किस अधिनियम को कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। अगला पॉइंट ये है, इस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व मताधिकार की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व मताधिकार की व्यवस्था की गई। तो या फिर पूछा जा सकता है किस अधिनियम में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो किस अधिनियम द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन जाता है। अगला पॉइंट से ये देखिए कि अगला पॉइंट से ये कहा गया कि पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोर्ले को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो ये कथन भी कई बार पूछा जा सकता है, तो इन बातों को याद रखें। अगला जो प्रमुख प्रावधान है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बने हैं। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में 2 भारतीयों केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसे याद रखें। अगला अधिनियम देखते हैं, अगला एक्ट क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नवत हैं। जैसे इस एक्ट को तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और वाइसराय चेम्सफोर्ड के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इसके अंतर्गत महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया तथा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय एवं यूरोपियों पर भी लागू किया गया। तो इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया तथा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय एवं यूरोपियों पर भी लागू किया गया। तो कौन सा अधिनियम है? अधिनियम 1919। तो इस बात को याद रखें। अगला जो पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन कहते थे, तथा विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहते थे, वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप इसके याद रख सकते हैं। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन, डायआर्ची की स्थापना थी। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनल कॉर्टिस को माना जाता है। तो इन बातों को याद रखें आप। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना बंद कर दिया गया। तो ये सारी बातें आप याद रख सकते हैं। अगला अधिनियम देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं। जैसे यह प्रस्तावना विहीन अधिनियम था। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 इसका आंसर हो जाएगा।
अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। तो ये प्रश्न भी बन जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो अधिनियम 1935 के द्वारा। इस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और क्रेडिट, जिसे साख कहते हैं, पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। तो कब की गई? 1935 में। किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो अधिनियम 1935 के तहत। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, अर्थात एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह दिल्ली में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? दिल्ली में, जो कि 1 अक्टूबर 1937 से कार्यरत हो गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो ये बात महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें। किसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वेयर थे। 6 अन्य न्यायाधीश भी थे, उनके नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में 11 प्रांतों में विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और उसने 6 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई में अपनी सरकार बनाई। कुल 3 प्रांतों पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम एवं सिंध में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई, जबकि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। तो भारतीय संविधान पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है? तो किस अधिनियम का? अधिनियम 1935 का। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो।